क्या आपने कभी अपने ही शरीर के अंदर खुद को एक अजनबी जैसा महसूस किया है? देखिए, मेरा मतलब ठीक उसी पल से है जब अचानक आप अपनी ही आवाज़ को ऐसी बातें चिल्लाते हुए सुनते हैं जो आप कहना नहीं चाहते थे। या जब आप देखते हैं कि आपका हाथ अचानक उस अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़ की ओर बढ़ जाता है, जिसे खाने से आपने खुद से वादा किया था कि आप नहीं खाएँगे और आप उसे ऐसे देखते हैं जैसे वह हाथ आपका ही ना हो। देखिए, हमें यह बड़ी झूठी बात बेची गई है कि आज़ादी सिर्फ नैतिकता, किसी चीज़ को बहुत मजबूती से चाहने या बस चरित्र रखने की बात है। लेकिन आज मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि आपकी इच्छा शक्ति कोई गुण नहीं है। असल में आपकी इच्छा शक्ति एक बजट है। और मैं बजट से मतलब किसी अनुमान के तौर पर नहीं कह रहा हूं। मैं उस बिल की बात कर रहा हूं जिसे चुकाना पड़ता है। आपकी इच्छा शक्ति कोई अमूर्त इच्छा नहीं है। ये एक बजट मद है जिसे, जैसा कि मैंने कहा, चुकाना भी पड़ता है और वह भी नकद में। हर बार जब आपके दिमाग को किसी इम्पल्स को रोकना पड़ता है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास वह अतिरिक्त वोल्टेज नहीं है, तो जैविक बैंक आपका क्रेडिट कार्ड देता है और आप अपने ही स्वाभाविक प्रवृत्तियों के असली खिलौना बन जाते हैं। आजादी उन लोगों के लिए एक विलासिता है जिनके ऊर्जा खाते स्वस्थ हैं। अगर आपका वोल्टेज न्यूनतम स्तर तक नहीं पहुंचता, तो आपकी आजादी एक भ्रम है। आप बस एक जैविक कठपुतली हैं जो केवल थकावट के कारण जीवित रहने के कार्यक्रमों को चला रही है। इसलिए मैं आपको इस श्रृंखला के चरम और साथ ही अंत में स्वागत करता हूं। देखिए, हमने हफ्तों तक आपकी और मेरी कैथेड्रल को फिर से नहीं बनाया ताकि वह सिर्फ एक सुंदर स्मारक बन जाए, बल्कि अपनी संप्रभुता के सिंहासन को वापस पाने के लिए। और अगर आज आप नकारात्मक में हैं, तो आप नहीं, बल्कि आपकी कमियां हुकूमत करती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जानने वाले हैं कि अपनी जिंदगी के मालिक फिर से बनने की विद्युत लागत कितनी है। लेकिन देखिए, इस श्रृंखला के अंतिम अध्याय की गहराई में जाने से पहले मैं आपको यहाँ मेरे साथ होने, मुझे सुनने और मेरा साथ देने के लिए खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं पिछले कुछ हफ्तों से थोड़ा दूर रहा हूँ और इसकी वजह यह है कि मेरी अपनी कैथेड्रल एक जबरन रखरखाव की प्रक्रिया से गुजरी है, जो लगभग ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। पिछले जनवरी में मेरा पेसमेकर बदला गया और तभी से मैंने धन्यवाद हर रोज एक अजीब बुखार से जूझना शुरू कर दिया, जिसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। मैं कई डॉक्टरों के पास गया। असल में मैं 6 अलग-अलग मौकों पर 6 डॉक्टरों के पास गया और उन सभी ने मुझे एक ही बात कही। देखिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, आपके टेस्ट नतीजे बेहतरीन हैं, लेकिन मैं अंदर से बुझता जा रहा था। मेरी केमिस्ट्री टेस्ट कुछ और कह रहे थे, लेकिन मेरी फिजिकल हालत, मेरा वोल्टेज कुछ और ही बता रहा था। और चमत्कार पिछले सोमवार को हुआ, एक महिला के कारण जिसका नाम अलमुदेना है। अलमुदेना उस कार्डियोलॉजी विभाग में नर्स हैं, उसी मेडिकल सेंटर और अस्पताल में जहां मैं आमतौर पर जाता हूं। इसलिए मैं एक डॉक्टर से मिलने का समय लेने गया ताकि वे मेरा पेसमेकर सही से सेट कर सकें। और जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मेरे कागजात नहीं देखे। उसने जो किया वह था मुझे देखना। उसने मेरी हालत देखी और समझ गई कि मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो रही है। और हफ्तों बाद की अपॉइंटमेंट देने के बजाय उसने मुझसे कहा, मैं आपको अपॉइंटमेंट नहीं दूंगी, बैठिए, क्योंकि मैं डॉक्टर से बात करने जा रही हूं ताकि वे आपको तुरंत देख सकें। और अलमुदेना वह फरिश्ता थी जिसने दरवाजा खोला, जिसने आखिरकार मेरी जान बचाई। वह मुझे दारियों के पास ले गई, जो इस लंबी डॉक्टरों की सूची में 7वें डॉक्टर थे, जो मुझे कहते थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और घर चला जाऊं। और फिर भी दारियों ही एकमात्र थे जिन्होंने यह फैसला किया कि वे मेरे शरीर की उस चुप्पी में चीखती आवाज को सुनेंगे, बजाय इसके कि वे उन परफेक्ट रिपोर्ट्स पर ध्यान दें। तो असल में दारियों की बातों को ध्यान से सुनने की वजह से ही यह पता चल पाया कि मेरे दिल के अंदर करीब 30 साल पुराने पेसमेकर के उन तारों में कुछ बहुत ही ज्यादा आक्रामक, या यूं कहूं तो सुपर आक्रामक बैक्टीरिया के बड़े बड़े छत्ते पूरी तरह से बसे हुए थे,
जो धीरे धीरे मेरे शरीर के मुख्य नियंत्रण केंद्र को अंदर से चाट रहे थे। और बैक्टीरिया की आक्रामकता और मेरी जान को महसूस हुए खतरे को देखते हुए 3 दिन बाद उन्होंने मेरा सीना खोल दिया, मेरी छाती की हड्डी काट दी और मेरी जिंदगी को एक कृत्रिम दिल पर डाल दिया। और यह सब इसलिए किया गया ताकि वे मेरे दिल को पूरी तरह से साफ कर सकें और वे तार निकाल सकें जो रह गए थे। और आज मैं यहाँ हूँ भगवान का और अल्मुदेना और डारियो जैसे लोगों का, साथ ही अस्पताल के बाकी मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ का धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जल्दी कार्रवाई की, बहुत पेशेवर रहे और ऐसा लगता है कि वे खतरे को दूर करने में सफल रहे। और क्योंकि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि जब नए पेसमेकर लगाए गए तो दिल में छोड़े गए पुराने तार भी सभी उम्मीदों के विपरीत आसानी से बाहर निकल आए। भगवान का धन्यवाद। तो मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी सेहत ने इस परीक्षा को पार कर लिया है, और अगर मेरे पास वोल्टेज की बुनियाद न होती, अगर मैंने यह नहीं समझा होता कि मेरे शरीर को ऊर्जा का भंडार चाहिए ताकि पहले उस तकलीफ को सह सके जिससे मैं हफ्तों तक गुजर रहा था, और फिर इतनी बड़ी सर्जरी को झेल सके जैसी कि मैंने आपको अभी बताई, तो आज मैं यहां नहीं होता। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति मेरे मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स को देख रही थी और मैं अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस कर रहा था। और असल में यही सबसे बड़ा फर्क है, कागज पर पूरी तरह से ठीक होना या फिर असलियत में यहां तुम्हारे साथ पूरी तरह जीवित और स्वस्थ होना। और तुम पूछोगे, आखिर क्यों कोई आक्रामक बैक्टीरिया ठीक उन्हीं तारों में घर बनाना चाहता है जो पिछले 30 सालों से वहां हैं, एक इतने गतिशील अंग में जैसे कि दिल, और कहीं और क्यों नहीं? और इसका जवाब जीव विज्ञान में नहीं है, इसका जवाब भौतिकी में है। देखो, हमारी इस गिरजाघर में रोगजनक एंट्रोपी के एजेंट होते हैं। वे वहां हमला नहीं करते जहां रोशनी है, जहां व्यवस्था है और जहां वोल्टेज है। वे उन इलाकों की तलाश करते हैं जहां विद्युत की छाया है, और ये पुराने तार दशकों के साथ साथ कानून रहित क्षेत्रों में बदल गए थे। वे मूल रूप से मृत बिंदु बन गए थे, जहां चालकता इतनी कम थी कि मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे गश्त करने और हमला करने के लिए मिलीवोल्ट्स की जरूरत होती है, बस वहां संकेत नहीं मिल पाता था और इसलिए वह अंदर नहीं जा पाती थी। तुम ऐसे सोचो जैसे कोई पुलिस गश्ती दल किसी इलाके में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास न तो रेडियो है और न ही लाइट्स। तो मूल रूप से यही होता है, जब वोल्टेज गिर जाता है तो वहां एक शरण स्थल बन जाता है, असली शरण स्थल अराजकता के लिए। इसे ही एंट्रोपी के आकर्षण का नियम कहा जाता है। जहां ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती, अव्यवस्था स्थापित हो जाती है। और वे बैक्टीरिया कोई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना नहीं थे, वे असली जैविक घुसपैठिए थे जिन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि मेरी संरचना का एक हिस्सा अंधेरे में रह गया था। मेरी सर्जरी सिर्फ कीटाणुओं की सफाई नहीं थी, बल्कि यह तारों की जबरन पुनः संयोजन थी, ताकि जीवन उस क्षेत्र में फिर से बोल सके जो मेरा दिल है। क्योंकि जैसा कि हम अब देखेंगे, अगर विद्युत प्रवाह नहीं है तो उस क्षेत्र पर कोई संप्रभुता संभव नहीं है। और देखो, यही वह जगह है जहां से मुझे इस सबसे मिलने वाला सबक आता है। कभी कभी जीवन आपको यह याद दिलाने के लिए मजबूर करता है कि यहां तक कि वास्तुकार को भी अपनी नींव पर नजर रखनी चाहिए। मुझे अपने खुद के वोल्टेज पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे जैविक क्षेत्र को इन महीनों के काम के जमा हुए तनाव से कोई नुकसान न पहुंचे। और आखिरकार यह अनुपस्थिति समय की बर्बादी नहीं रही है, खोया हुआ। यह मेरी व्यक्तिगत सोच है। असल में ये उन सभी बातों की अग्नि परीक्षा रही है जो मैं आपको इन वीडियो में हमारी, आपकी और मेरी हर एक कैथेड्रल के बारे में बता रहा हूं। हकीकत यह है कि मैंने, या यूं कहूं कि मुझे इस्तेमाल करना पड़ा है, हालांकि मैं पहले से ही इन्हें इस्तेमाल कर रहा था, यहां पर जिन जिन प्रोटोकॉल्स का हमने विश्लेषण किया है उन सभी को। संरचित पानी से लेकर विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की पूरी तरह से शांति, या यहां तक कि ऑटोफैगी तक, सब कुछ।
मुझे फिर से अपने वोल्टेज का मालिक बनना पड़ा ताकि आज मैं उस अधिकार के साथ लौट सकूं जो केवल वही पा सकता है जिसने खुद खाई में रहकर वापसी की हो। मेरी सेहत ही मेरी प्रयोगशाला है और इस ठहराव के दौरान मैंने जो सीखा है वही उस सबको अर्थ देगा जो हमने मिलकर बनाया है। ताकि तुम समझ सको कि आज दांव पर क्या लगा है, इस सीरीज के अंतिम भाग में हमें पीछे मुड़कर देखना होगा और यह समझना होगा कि हमने कितनी बड़ी रचना तैयार की है। तुम इस समापन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक यह नहीं स्वीकारते कि तुम्हारा शरीर रासायनिक से पहले एक विद्युत प्रणाली है। मेरे दिल में जो हुआ वह मेरे खून की रसायन प्रक्रिया की विफलता नहीं थी, यह नेटवर्क की विफलता थी, एक असली नेटवर्क फेलियर उस पानी की चालकता में जो मुझे बनाता है। और यह समझने के लिए कि यह ऊर्जा परिवहन नेटवर्क कैसे काम करता है और क्यों वह पानी जो तुम पीते हो, धन्यवाद, अगर उसमें चार्ज नहीं है तो वह एक झूठ है। हमें एक जरूरी पड़ाव लेना होगा और एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति के जीवन और कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिसके बारे में हम पहले भी कुछ बार बात कर चुके हैं। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी वैज्ञानिक समुदाय को चुनौती देने का फैसला किया, जेराल्ड पोलाक। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, वह वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में बायो एनर्जी के प्रोफेसर थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना करियर कुछ इतना विशिष्ट अध्ययन करते हुए शुरू किया जैसे कि मांसपेशियों का संकुचन। पोलाक पारंपरिक अकादमिक दुनिया की सुविधा में रह सकते थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा बहुत बड़ी थी और उन्होंने महसूस किया कि पाठ्यपुस्तकें एक बुनियादी चीज में विफल हो रही थीं। वे यह नहीं समझाती थीं कि किसी कोशिका के अंदर का पानी नल के पानी से इतना अलग व्यवहार कैसे कर सकता है। जेराल्ड पोलाक उन बहादुर वैज्ञानिकों में से हैं जिन्होंने आलोचनाओं के बावजूद पानी की भौतिकी को रसायन शास्त्र से आगे जाकर खोजने का निर्णय लिया और उनके प्रयोगों ने उन्हें पानी के चौथे चरण की खोज तक पहुंचाया। और हम इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। जो बात मैंने कभी नहीं सोची थी और जो मुझसे एक दर्शक, एक अनुयायी ने हाल ही में पूछी, वह यह थी कि बाकी तीन कौन सी हैं। और यह बहुत आसान है क्योंकि तुम इन्हें सभी जानते हो। ठोस यानी बर्फ, तरल यानी पानी और गैसीय यानी भाप। और चौथा चरण वही है जिसे पोलाक ने खोजा था। पोलाक ने देखा कि जब पानी किसी सतह जैसे कि हमारी कोशिका झिल्लियों को छूता है और जब उसे प्रकाश, खासकर अवरक्त प्रकाश मिलता है, तो वह एक परिपूर्ण षटकोणीय जाल में संगठित हो जाता है। यह न तो तरल है न ही बर्फ, यह एक नकारात्मक रूप से आवेशित जेल है जिसे उन्होंने एक्सक्लूजन जोन यानी ईजेड नाम दिया। और इस पानी का सूत्र अलग है, H3O2, और यह सचमुच एक बैटरी की तरह काम करता है। अपने जीवन को इस अध्ययन के लिए समर्पित करने के कारण आज हम जानते हैं कि हमारी कोशिकाएं सूरज की रोशनी और धरती के संपर्क से चार्ज होती है। और हमने इस बारे में कई बार बात की है, लेकिन इस समापन एपिसोड में इसे दोहराना जरूरी है। उस प्रवाहकीयता के बिना जिसे पोलाक ने मैप किया था, तुम्हारा गिरजाघर बस अंधेरे में रह जाता है। और यहाँ देखो, बात सिर्फ तरल पीने की नहीं है। असल में बात यह है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है, कि एक जीवंत विद्युत नेटवर्क बनाए रखना है। हमने ये भी देखा कि तुम्हारा डीएनए सिर्फ एक रेसिपी बुक नहीं है, बल्कि यह एक एंटीना है जो तरंगें पकड़ता है। और अगर तुम रात में अपना ग्लियोनफेटिक सिस्टम साफ नहीं करते, तो तुम्हारा दिमाग बुनियादी रूप से एक अम्लीय कचरा घर बन जाता है। हमने स्थानीय सुपरमार्केट के गलियारों में भी जाकर शिलाजीत, सीमॉस और खीरे जैसे महत्वपूर्ण चालक खनिजों की तलाश की है। इसके अलावा हमने एलोवेरा या चिया के बीजों को भी चुना है, ताकि तुम्हारे शरीर के पुनरुत्पादन सॉफ्टवेयर के पास सही ढंग से काम करने के लिए सभी जरूरी उपकरण मौजूद हों। और यह सब, साथ ही इंसुलिन, वह शक्कर जो बैटरी के अम्ल की तरह काम करती है, सूरज और ग्राउंडिंग, ये सब ईंटें और वायरिंग थे। लेकिन तुम एक पूरी तरह से विद्युतीकृत कैथेड्रल क्यों चाहते हो? अगर सिंहासन पर बैठकर आदेश देने वाला कोई नहीं है तो इसका क्या फायदा? और यहीं पर 20वीं सदी की सबसे प्रतिभाशाली बुद्धियों में से एक एर्विन श्रोडिंगर मंच पर आते हैं।
शायद तुम उन्हें उनके प्रसिद्ध बिल्ली वाले प्रयोग के कारण जानते हो या उनका नाम सुना हो, लेकिन श्रोडिंगर एक क्वांटम भौतिक विज्ञानी से कहीं बढ़कर थे। देखो, ये एक गहराई से आध्यात्मिक व्यक्ति था और एक विद्रोही जो नाजी वियना से भागकर 1944 में डबलिन में शरण लेने गया था। और वहां युद्ध के शोर से दूर उसने एक ऐसा सवाल किया जिसने जीव विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचो, उसने कितना अजीब सा सवाल किया, जीवन क्या है? और सिर्फ यही नहीं, उसने कुछ क्रांतिकारी भी प्रस्तावित किया। उसने कहा कि जीवन ब्रह्मांड का विरोध करने का एक वीरतापूर्ण प्रयास है। एक अटल नियम है थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम, जो कहता है कि सब कुछ अव्यवस्था यानी एंट्रोपी की ओर बढ़ता है। और अगर आप किसी प्रणाली में ऊर्जा डालना बंद कर दें तो अराजकता उसे निगल जाती है। तो श्रोडिंगर ने हमें यह सिखाया कि जीवित रहना नेगेंट्रोपी की स्थिति बनाए रखना है, जो एंट्रोपी के विपरीत या व्यवस्था ऑर्डर है। और यह लड़ाई वोल्टेज से जीती जाती है। एक स्वस्थ कोशिका -90 मिलीवोल्ट पर होती है, जो मूल रूप से व्यवस्था का एक किला है। हालांकि जब आपका वोल्टेज -20 मिलीवोल्ट तक गिर जाता है तो एंट्रोपी बड़े दरवाजे से अंदर आ जाती है। अब व्यवस्था संरचना पर हावी हो जाती है और वही प्रकट होता है जिसे पारंपरिक चिकित्सा बीमारी कहती है। आपका गिरजाघर कैथेड्रल इसलिए खड़ा रहता है क्योंकि एक सक्रिय विद्युत धारा है जो निर्जीव भौतिकी के नियमों को आपको धूल में बदलने से रोकती है। श्रोडिंगर ने डीएनए के अस्तित्व की भविष्यवाणी भी वर्षों पहले कर दी थी, जब उसे पहली बार देखा भी नहीं गया था, और उन्होंने इसे एपेरियोडिक क्रिस्टल, अविनियमित क्रिस्टल कहा था। वह एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रतिभा थे और उन्होंने समझा कि जीवन वह सूचना है जिसे ऊर्जा द्वारा बनाए रखा जाता है। लेकिन देखो, सबसे बड़ी खोज और वही जो तुम्हें अपनी जिंदगी की बागडोर वापस देती है, तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ी है। और इस बारे में बात करने के लिए हम 80 के दशक के सैन फ्रांसिस्को में बेंजामिन लिबेट की प्रयोगशाला में जाएंगे। लिबेट एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट थे जो यह मापने के लिए जुनूनी हो गए थे कि कोई निर्णय ठीक किस क्षण जन्म लेता है। और उनके प्रयोग एक भूचाल की तरह थे, ध्यान आकर्षित करने वाले फिलोसोफरों के लिए। उन्होंने स्वयंसेवकों के दिमाग में इलेक्ट्रोड लगाए और यह खोजा कि न्यूरॉन्स ने क्रिया करने का आदेश, जिसे उन्होंने तैयारी की संभावना पोटेंशियल कहा, व्यक्ति के किसी भी निर्णय के प्रति सचेत होने से लगभग 500 मिलीसेकंड पहले ही भेज दिया था। अद्भुत! यानी ऐसा लग रहा था कि हम प्रतिक्रियाशील मशीनें हैं, या दूसरे शब्दों में अपने ही अवचेतन के गुलाम हैं। लेकिन ओलिवर, जो हमेशा मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे, उन्होंने उस दरार को खोज निकाला और उसे पवित्र वीटो नाम दिया। उन्होंने यह खोजा कि अवचेतन प्रेरणा और शारीरिक क्रिया के बीच लगभग 200 मिलीसेकंड की एक खिड़की होती है जिसमें चेतना न कह सकती है। यानी हम उस आवेग को नहीं चुनते जो हमारे अंदर से या किसी तनावपूर्ण माहौल से पैदा होता है, लेकिन उसे रोकने की पूरी सत्ता हमारे पास होती है। फिर भी यहां वह राज्य है जो कोई आपको नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं और आज बताने जा रहा हूं। वह सचेत रोक, वह प्राथमिक प्रवृत्ति को न कहने का कार्य, केवल बह जाने की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा और एटीपी की खपत करता है। यानी खुद पर नियंत्रण रखने के लिए तुम्हें ऊर्जा से भरा होना चाहिए, तुम्हारा वोल्टेज ऊंचे स्तर पर होना चाहिए। इसे ऐसे सोचो जैसे ये रियल टाइम में होने वाला एक बैंकिंग लेन देन हो, किसी आवेग का पीछा करना, वह चीख जो तुम्हें भीतर से जलाती है, या वह मिठाई जो तुम्हें आकर्षित करती है, यह ऐसे है जैसे ढलान पर नीचे जाना। ये कुछ ऐसा है जो मुफ्त है क्योंकि तुम्हारे स्वाभाविक प्रवृत्तियों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तुम्हारे लिए काम करती है। लेकिन इसके बावजूद आईबीएक्स का पवित्र वीटो लागू करना, यानी उस 20 टन के ट्रक को सिर्फ 200 मिलीसेकंड में अचानक रोक देना, यह तुम्हारे दिमाग की सबसे महंगी प्रक्रिया है।
इसके लिए एटीपी की एक तेज बढ़ोतरी और इलेक्ट्रॉनों का जबरदस्त डिस्चार्ज चाहिए। और अगर तुम्हारा जैविक चालू खाता घाटे में है तो तुम्हारे दिमाग का कार्ड रीडर बस उस प्रक्रिया को अस्वीकार कर देता है। जरा यहां देखो, तुम्हें फिर से वही पुराना और सामान्य सा मैसेज मिलता है कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है। और ठीक उसी पल जीव विज्ञान तुम्हारा स्वतंत्र मानव होने का लाइसेंस छीन लेता है और तुम्हें एक स्वचालित मशीन की श्रेणी में गिरा देता है। और ऐसा नहीं है कि तुम आजाद नहीं होना चाहते, बल्कि बात बस इतनी है कि तुम इसकी कीमत चुका ही नहीं सकते। लिबेट ने हमें उन सुनहरे मिलीसेकंड्स का नक्शा दिया था। अगर तुम्हारा मुख्यालय थका हुआ है और तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया शुगर और कोर्टिसोल से भरी हुई है, तो तुम्हारा सिस्टम बचत मोड में चला जाता है और शरीर सबसे पहले जो चीज बंद करता है ताकि वह जीवित रह सके, वह है ऊपरी मंजिल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब तुम पूछोगे, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आखिर है क्या? तो इसे ऐसे समझो जैसे ये तुम्हारे दिमाग में मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफिस या राजा का सिंहासन हो। यही है, ये ठीक तुम्हारे माथे के पीछे है, यानी यहां। और यही हमें इंसान बनाता है, सचमुच इंसान, क्योंकि यही नैतिकता, योजना बनाना और सबसे बढ़कर वही इम्पल्स कंट्रोल होता है जिसके बारे में लिबेट ने बात की थी। यह मूल रूप से तुम्हारी सबसे पशुवत प्रवृत्तियों का हैंड ब्रेक है। लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत सारे मिलीवोल्ट्स की खपत करता है, और ताकि राजा स्पष्ट निर्णय ले सके उसे मूल रूप से बिजली की आपूर्ति चाहिए, और वह भी बिल्कुल बेदाग चाहिए। कुछ ऐसा जैसे -70 मिलीवोल्ट्स या -90 मिलीवोल्ट्स की मानसिक फुर्ती। और फिर भी जब तुम्हारा वोल्टेज गिर जाता है तो शरीर बस अटारी की बत्तियां बुझा देता है ताकि तहखाने में दिल धड़कता रहे। तुम चिड़चिड़े, आवेगशील और आसानी से प्रभावित होने वाले बन जाते हो, और जब तुम -50 मिलीवोल्ट से नीचे चले जाते हो तो अपनी गरिमा भी खो देते हो, क्योंकि तुम ना कहने की क्षमता खो देते हो। एक सच्चा राजा कभी भी डरपोक नहीं होता है जो मुश्किल हालात खराब होने पर मैदान छोड़कर भाग जाता है, बल्कि वह एक बहुत ही जिम्मेदार और कुशल प्रबंधक की तरह काम करता है। और यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तुम्हारे दिमाग के गिरजाघर का एक बेहद शानदार और भव्य फ्लोर है। और ठीक किसी भी शानदार अटारी की ही तरह इसका रखरखाव करना भी बहुत ज्यादा महंगा और चुनौतीपूर्ण काम होता है। देखो, ये तुम्हारी पूरी शरीर की ऊर्जा का लगभग 20% खर्च करता है, जबकि इसका वजन शरीर के कुल वजन का एक छोटा सा हिस्सा ही है। और जब तुम्हारा ऊर्जा बजट घाटे में चला जाता है तो तुम्हारा शरीर, जो संसाधनों का कठोर प्रबंधक है, आपातकालीन कटौती लागू करता है। और देखो, वह तहखाना बंद नहीं करता, क्योंकि अगर दिल रुक गया तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। जो करता है वह यह है कि वह सिंहासन पर दिवालियापन की स्थिति घोषित कर देता है। तुम्हारा आलोचनात्मक सोच बंद हो जाता है, नैतिकता बंद हो जाती है, धैर्य भी खत्म हो जाता है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि राजा के पास बिजली का बिल चुकाने के लिए बजट ही नहीं बचा है। तुम्हारे पास अब कोई संचालक नहीं बचा है और तुम्हारे मूलभूत स्वभाव अपनी मर्जी से बजाने लगते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो तुम्हारी गरिमा का वोल्टेज वही अतिरिक्त ऊर्जा है जो तुम्हें अपने मन के ऊपरी हिस्से में रहने की अनुमति देता है। और यही है हमारे युग की त्रासदी, हमारे समय की, क्योंकि हम लगातार ऊर्जा की महंगाई में जी रहे हैं। वाईफाई, स्क्रीन की नीली रोशनी, लगातार तनाव और वे सारे अम्लीय खाद्य पदार्थ जो अत्यधिक करों की तरह हैं, जो तुम्हारे खाते को चुपचाप खाली कर देते हैं बिना तुम्हें पता चले। 8 घंटे काम के बाद तुम्हारा शरीर थककर चूर हो जाता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक मैराथन दौड़ी हो। इसीलिए घर पहुंचने पर न बच्चों के लिए धैर्य बचता है और न ही किसी प्रलोभन पर नियंत्रण। तुम्हारा वोल्टेज जमीन पर गिर चुका है।
तुमने दिन भर का सारा बजट खर्च कर दिया है ऐसे क्रांतिकारी करों में जो एक ऐसे माहौल में लगाए गए हैं जो खास तौर पर तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करने के लिए ही बनाया गया है। इसीलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि तुम्हारे पास अब भी कितनी ऊर्जा बची है। और देखो, यहाँ एक समस्या है। मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं, लेकिन जोश मारिया, मैं घर पर अपने मिलीवोल्ट्स कैसे माप सकता हूँ, यानी मैं अपना वोल्टेज कैसे माप सकता हूँ? और इसमें मुझे ईमानदार होना पड़ेगा और मैंने इसका जवाब भी दिया है। सवालों के जवाब में आज के समय में ऐसा कोई घरेलू और आसान तरीका नहीं है जिससे आप उन -90 मिली वोल्ट्स को, जो कोशिका के अंदर होते हैं, किसी ऐसे उपकरण से माप सकें जिसे आप दुकान से खरीद सकें। साधारण मल्टीमीटर त्वचा की रेजिस्टेंस मापते हैं, लेकिन वे बिना लैब के माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के कोशिका के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन सारी खबरें बुरी नहीं हैं। प्रकृति ने हमें एक दिशा सूचक दी है, पीएच। देखिए, आपके द्रवों के पीएच स्तर और आपके वोल्टेज के बीच एक सीधा गणितीय संबंध होता है, और इसलिए आप इस तर्क का उपयोग करके एक अनुमानित गणना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 7.45 का पीएच यानी क्षारीय उन -20 मिलीवोल्ट्स के बराबर होता है जिसकी कोशिका को काम करने के लिए जरूरत होती है। लेकिन पुनरुत्पादन के लिए हमें ऐसे पीएच तक पहुंचना होगा जो हमें वे -90 मिलीवोल्ट्स दे सके। तो ठीक है, ताकि आप ये गणना कर सकें कि वहां तक कैसे पहुंचना है, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस सूत्र का उपयोग करके गणना करें, जो पूरी तरह सटीक नहीं है लेकिन लगभग सही है। वोल्टेज लगभग 61 गुणा पीएच -7 के बराबर होता है। या फिर यूं कहें, आप अपने पीएच के आंकड़े में से 7 घटा दें और उस संख्या को 61 से गुणा करें। और अगर आप अपनी पीएच को एक रिएक्टिव स्ट्रिप से मापते हैं और वह अम्लीय आती है यानी 7 से कम, तो आपका वोल्टेज बहुत कम है और आपकी ऊर्जा पूरी तरह से मंद है। लेकिन यहां मुझे एक पल रुकने दीजिए ताकि मैं आपको समझा सकूं कि यह 61 संख्या कहां से आती है, जिसे आप अपने पीएच में से 7 घटाने के बाद उस संख्या से गुणा करते हैं। जैसा कि आप सोच सकते हैं, यह कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसे मैंने कहानी को फिट करने के लिए खुद से बना लिया हो। यह भौतिकी का एक मौलिक स्थिरांक है जो यह समझाता है कि रसायन विज्ञान कैसे विद्युत में बदलता है। देखिए, वह 61 वहीं से आती है जिसे हम विज्ञान में जानते हैं। धन्यवाद। जैसे कि नेर्न्स्ट समीकरण, और आपको कठिनाई में न डालने के लिए कल्पना कीजिए कि यह संख्या कुछ वैसी ही है जैसे दो मुद्राओं के बीच आधिकारिक विनिमय दर। एक है रसायन विज्ञान, यानी हाइड्रोजन के प्रोटॉन जिन्हें हम पीएच से मापते हैं, और दूसरी है विद्युत, यानी आपकी बैटरी के मिलीवोल्ट। तो यह है विनिमय की मुद्रा, और भौतिक रूप से वह 61 3 ऐसे मानों को मिलाने का परिणाम है जो एक स्वस्थ मानव शरीर में नहीं बदलते। जैसे गैसों का स्थिरांक, एक तरफ आपके शरीर का तापमान, दूसरी तरफ जो कि जिसे हम सामान्यतः लगभग 37 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, और तीसरा फैराडे स्थिरांक जो हमें बताता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉनों में कितनी विद्युत आवेश होती है। तो जब आप इन सब चीजों को गणितीय कॉकटेल में डालते हैं और प्राकृतिक लघु गणकों से दशमलव लघु गणकों में बदलते हैं, तो वहीं से वह 61.5 निकलता है, जिसे हम फिर भी 61 पर गोल कर देते हैं। धन्यवाद। ताकि इसे संभालना आसान हो जाए, और इसी वजह से मैंने इसे अनुमानित कहा था। तो मूल रूप से ये संख्या आपको यही बता रही है कि हर बार जब आप अपना पीएच 1 अंक बढ़ाते हैं, तो आप अपनी कोशिकाओं में ठीक 61 मिलीवोल्ट की विद्युत दबाव इंजेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि परिणाम इलेक्ट्रिक करेंसी की तरह है जो जमा हो रही है। और देखिए, यहीं पर सारी बात की कुंजी है। वोल्टेज परिभाषा के अनुसार संभावित ऊर्जा है, यानी यह किसी प्रणाली की वह क्षमता है जिससे वह कोई काम कर सके, किसी ऊतक की मरम्मत कर सके, या आपकी सोच किसी कठिन निर्णय को ले सके। आप कल्पना कीजिए एक जलाशय की। वोल्टेज खुद पानी नहीं है, बल्कि वह ऊंचाई है जिस पर पानी है, क्योंकि जितनी ऊंची दीवार होगी, पानी में उतना ही ज्यादा वोल्टेज या ताकत होगी गिरने पर, जिससे टरबाइनों को घुमाया जा सके। आपके शरीर में अगर आपके पास -90 मिलीवोल्ट है, तो
तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत अधिक ऊंचाई है, एक जबरदस्त क्षमता है जिससे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना सकती है, ऊतकों की मरम्मत कर सकती है, और जैसा कि हमने देखा, आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वह स्वतंत्रता का वीटो लागू कर सकती है, जो आपको एक स्वतंत्र इंसान बनाता है। और इसे और बेहतर समझने के लिए शायद एक और उदाहरण आपके काम आए। आप कल्पना कीजिए, एक तना हुआ धनुष और वोल्टेज उस डोरी का तनाव है। लेकिन अगर डोरी ढीली है तो वोल्टेज कम होता है, और चाहे आप अपनी इच्छा की तीर को जितना भी चलाना चाहें, वह तीर कहीं नहीं पहुंचेगी। और अम्लता एक असली अम्ल की तरह है जो उस डोरी को क्षरण करता है। जितना अधिक आप अम्लीय होते हैं, आपके प्लाज्मा में उतने ही अधिक हाइड्रोजन प्रोटॉन दौड़ते रहते हैं, और ये प्रोटॉन असली चोर होते हैं जो वे इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं जिनकी आपको धनुष को तानने के लिए जरूरत होती है। -50 मिलीवोल्ट पर होना एक तकनीकी दिवालियापन की स्थिति है, जहां आपके पास बुनियादी मरम्मत प्रक्रियाओं के लिए भी पर्याप्त मुद्रा नहीं होती, और उस आजाद इंसान की तरह जीने का तो सवाल ही नहीं उठता जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हालांकि अगर आपका पीएच क्षारीय है तो आपकी कैथेड्रल चमकती है। आपको महंगी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है, आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी अम्लता ही आपकी ऊर्जा की कमी है। और इसीलिए जब वह गणना आपको एक कमजोर आंकड़ा दिखाती है, तो आप अपनी असली हकीकत देख रहे होते हैं। बिना किसी बनावट के आप तकनीकी रूप से दिवालिया हैं। तो अब यह सवाल नहीं रह जाता कि आप चाहें या ना चाहें, 3 गुना की बात है कि आपकी जीव विज्ञान बस खुद को दिवालिया घोषित कर देती है। आपके पास राजा को उसके सिंहासन पर बनाए रखने या आपके भीतर आपको तोड़ने वाली एंट्रोपी के हमलों को रोकने के लिए कोई मुद्रा नहीं बचती। आप सचमुच एक ऐसा सिस्टम है जो घाटे में चल रहा है, इंतजार कर रहा है कि कोई भी झटका या कोई भी कमी आपके लिए कमान संभाल ले और आपकी जिंदगी को नियंत्रित करे। इसीलिए अगर आज आपके इलेक्ट्रॉनों का स्टेटमेंट आपको बताता है कि आप महीने के अंत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम धीमी सुधार की विलासिता नहीं ले सकते। आपको आपातकालीन वित्तीय राहत की जरूरत है, एक पूंजी का इंजेक्शन जो आपके गिरजाघर में फिर से रोशनी लौटा दे, इससे पहले कि सिस्टम पूरी तरह से ढह जाए। और मैंने आपके लिए एक त्वरित स्टार्टअप प्रोटोकॉल तैयार किया है जो कोई स्वस्थ सलाहों की सूची नहीं है। इसे ऐसे न लें, यह वास्तव में एक आपातकालीन पूंजी इंजेक्शन है जिसे आपके सिस्टम में रिकॉर्ड समय में इलेक्ट्रॉन जमा करने और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को फिर से नियंत्रण में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे पहले कि आप कोई ऐसी गलती कर बैठें जिसका आपको बाद में पछतावा हो। सबसे पहले जमीन से संपर्क, ग्राउंडिंग खोजें। 2 मिनट नंगे पांव घास या मिट्टी पर चलना आपके सिस्टम के इलेक्ट्रिकल शोर को स्थिर कर देता है। और अगर आप ठंडे मौसम में रहते हैं या आपके पास घास या मिट्टी उपलब्ध नहीं है, तो उन मैट्स में से एक का इस्तेमाल करें जो आपके घर के प्लग के जरिए आपको जमीन से जोड़ती हैं। कुछ ही मिनट जितने भी जरूरी हों, स्थिरता के लिए काफी हैं। दूसरा, अपनी कंडक्टिविटी, प्रवाहशीलता वापस पाएं। ध्यान रखें कि बिना इलेक्ट्रोलाइट्स के राजा के आदेश आधे रास्ते में ही रह जाते हैं। सबसे अच्छी चार्ज सुनिश्चित करने के लिए मैं आम तौर पर यह विकल्प सुझाता हूं जो मिनरल्स देने के लिए कमाल का काम करते हैं। वह संरचित पानी और यह सुनिश्चित करना कि आपके शरीर, आपकी कैथेड्रल का वोल्टेज कम न हो। समुद्री नमक या बिना रिफाइंड झरने का नमक, ये सबसे बुनियादी विकल्प है और कई बार सबसे शक्तिशाली भी। और यहां मैं साधारण टेबल सॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूं जो कि जैसा हमने पहले भी बात की है मृत है, बल्कि मैं सेल्टिक नमक, ब्रेटन नमक या झरने के नमक की बात कर रहा हूं, या फिर किसी स्थानीय नमक की जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से न गुजरी हो। यह नमक दर्जनों ट्रेस मिनरल्स प्रदान करता है जो आपके आंतरिक विद्युत प्रवाह के लिए तारों की तरह काम करेंगे। आपकी पानी की बोतल में एक चुटकी नमक ही काफी है। इसके बाद समुद्री जल या समुद्री प्लाज्मा आता है। जैसा कि मैंने आपको अन्य वीडियो में भी बताया है, समुद्री प्लाज्मा हमारे अपने खून के सबसे करीब है। कुछ मौकों पर, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, इसे ट्रांसफ्यूज भी किया गया है।
और आप इंसानों के सेवन के लिए समुद्री जल की बोतलें कई हर्बल दुकानों में पा सकते हैं। अगर आप समुद्री जल के एक हिस्से को 3 हिस्से ताजे पानी में घोलते हैं तो आपके पास सबसे अच्छा प्रवाहक सीरम होता है, जो इलेक्ट्रॉनों से भी भरपूर होता है। इसके बाद आपके पास समुद्री काई या सिमोस भी है, और मेरे लिए यह बायोफिजिक्स का एक अनमोल रत्न है। कहा जाता है कि इसमें वे 102 में से 92 खनिज होते हैं जिनकी शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन इसके अलावा यह शिलाजीत से कहीं अधिक किफ़ायती है, जिसे मैं आपको बताता भी नहीं, क्योंकि उसे ढूंढना और यह सुनिश्चित करना कि वह असली है बहुत जटिल है। सिमोस को आप सूखे रूप में खरीद सकते हैं। उसे हाइड्रेट करें और अपने घर पर एक जेल बनाएं जिसे आप अपनी चाय या स्मूदी में मिला सकते हैं। और फिर वे छोटी बोतलें होती हैं जिनमें केंद्रित खनिज की बूंदें होती हैं। हर गिलास में बस कुछ बूंदें डालने से भी आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पानी में आवश्यक खनिज घनत्व हो, ताकि राजा के आदेश यानी आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के निर्देश बिना किसी शोर या बाधा के कोशिकाओं तक पहुंच सकें। अब हम प्रोटोकॉल के तीसरे बिंदु पर वापस आते हैं। फोटोन खोजें। लाल या सूर्य की रोशनी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को चार्ज करती है और यह बहुत जरूरी तरीके से करती है। और चौथा, आईबीएक्स का वीटो लगाओ और इसे पूरी जागरूकता के साथ करो। गहरी सांस लो और 3 सेकंड तक गिनो प्रतिक्रिया देने से पहले। वे 3 सेकंड वही वोल्टेज पिक हैं जिसकी तुम्हारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को फिर से सिंहासन पाने के लिए जरूरत होती है। पुनर्निर्माण पूरा हो गया है। अब तुम अपनी जेनेटिक्स, केमिकल्स या वाईफाई के शिकार नहीं हो। तुम्हारे पास नक्शे हैं, तुम्हारे पास सामग्री है, और अब तुम्हारे पास एक त्वरित स्टार्टअप प्रोटोकॉल भी है। कैथेड्रल खड़ी है जो तुम्हारी अपनी जीव विज्ञान की संगति से प्रकाशित है। और अब वास्तव में तुम्हारे पास बस एक ही चीज बची है। इसमें उसी अधिकार के साथ निवास करो जैसे कोई जानता है कि उसकी ऊर्जा ही उसकी आजादी का टिकट है। लेकिन याद रखो कि संरचना केवल शुरुआत है। सच्चे अर्थों में जीवन के खिलने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि यह सब जिस माध्यम में डूबा है वह क्या है, यानी वह भूला हुआ समुद्र जो है, तुम्हारा प्लाज्मा। और ताकि तुम समझ सको कि हम नई सीरीज में जो खोजने जा रहे हैं उसकी व्यापकता क्या है, मुझे तुम्हारे साथ एक पल के लिए लिनस पॉलिंग के व्यक्तित्व पर रुकना होगा। लिनस पॉलिंग न केवल इतिहास में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें 2 अविभाजित नोबेल पुरस्कार मिले, एक रसायन विज्ञान में और दूसरा शांति के लिए। वह इसके अलावा वह विद्रोही भी थे जिन्होंने यह कहने का साहस किया कि भविष्य की चिकित्सा लक्षणों का इलाज नहीं करेगी, बल्कि अणुओं को उनकी सही जगह और मात्रा में समायोजित करेगी। पॉलिंग ही वह थे जिन्होंने अल्फा हेलिक्स की खोज की, वह सर्पिल ज्यामितीय संरचना जो तुम्हारी प्रोटीन को कंपन करने और बिजली को बेहतरीन तरीके से प्रवाहित करने की अनुमति देती है। वह तुम्हारे शरीर को नहीं देखते थे, वह इसे बेतरतीब रासायनिक प्रतिक्रियाओं की थैली के रूप में नहीं, बल्कि तरल क्रिस्टलों की एक पवित्र वास्तुकला के रूप में देखते थे। और वह यह महसूस करते थे कि बीमारी पुर्जों की खराबी नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर के प्लाज्मा की ज्यामिति में सामंजस्य की कमी है। उन्होंने हमें सिखाया कि तुम्हारी सेहत उस आंतरिक माध्यम की संगति पर निर्भर करती है। और इसलिए अपनी और तुम्हारी कैथेड्रल के पुनर्निर्माण के इस चक्र को पूरा करने के बाद हम उस तहखाने, उस भूले बिसरे समुद्र में उतरने के लिए तैयार हैं जो तुम्हारी हर एक ईंट को भिगोता है और पूरे तंत्र को अर्थ देता है। हम जानेंगे कि वह मैट्रिक्स केवल एक परिवहन द्रव नहीं है, बल्कि वह प्रकाश का भंडार है, एक सेमीकंडक्टर है जिसे तुम स्वयं, धन्यवाद, तुम सीख सकते हो कि कैसे प्रोग्राम करना है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर कैथेड्रल वह मंदिर है जिसे हमने खड़ा किया है, तो प्लाज्मा वह विद्युत आत्मा है जो उसमें वास करती है और उसे हमेशा प्रकाशित रखती है। तो मिलते हैं नई श्रृंखला में, प्लाज्मा जीवन का सार। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया और लगता है कि यह दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम इसे साझा करोगे। इस तरह तुम मुझे ज्ञान फैलाने में मदद करोगे। और मैं फिर वही कहता हूं जो हमेशा कहता हूं,
आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ते रहो और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। बहुत धन्यवाद।